हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में आवेश के बारे में अब तक हम लोगों ने सीखा है। आवेश क्या होता है, आवेश की क्या प्रॉपर्टी होती है और यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पूरे डिटेल में क्या किया था, स्टडी किया था। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। अगर देखा जाए, जो आपका ये फिजिक्स है, यहीं से अगर देखा जाए तो आपका न्यूमेरिकली भी फिजिक्स स्टार्ट होता है, एक न्यूमेरिकल के आधार पर। और यहीं से सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम का नियम। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग बनाएंगे कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। अब कूलाम के नियम के बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या होता है कूलाम का नियम। जैसा कि हम लोगों ने अब तक देखा था कि आवेश जो होता है वो आवेश अगर किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, कोई दो आवेश हैं वो एक दूसरे पे या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर ये धनात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है तो ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर बल F लगता है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि अगर ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन अब हमको ये देखना है कि अगर यहाँ पर आवेश की मात्रा दिया हो कि आवेश पर इस पर आवेश कितना है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हो, परिमाण दिया हो और इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हो, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को ऊपर कितना बल लगा सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले कूलाम ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके अपना प्रिंसिपल दिया था। ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। तो आइए साथियों, हम लोग यहाँ पर कूलाम का नियम देखते हैं। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर कूलाम का नियम देखें कि कूलाम का नियम क्या कहता है, तो हम लिख सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों या बिंदुवत आवेशों, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के के मध्य कार्यरत बल, कार्यरत या कार्य करने वाला बल, करने वाला बल, कार्य करने वाला आकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल का परिमाण, का परिमाण आवेशों के, आवेशों के परिमाण के, परिमाण के गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा तथा उनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अगर दो हमारे पास स्थिर बिंदुवत आवेश है, पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं एक हमारे पास एक ये बिंदुवत आवेश है, एक ये बिंदुवत आवेश है और इनका जो परिमाण है वो क्या है, Q1 और ये क्या है, Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। अब देखिए यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है कि इनका नेचर क्या होगा। ठीक है ना, ये धनात्मक आवेश होंगे कि ऋणात्मक आवेश होंगे, ये यहाँ पे डिसाइड नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे चल के हम लोग इसको समझ लेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम केवल इनके मैग्नीट्यूड से बात करते हैं, इनके नेचर से नहीं। तो इन पर क्या होगा, बल लगेगा। इन पर जो लगने वाला बल है दोस्तों वो क्या होगा, इन आवेशों के परिमाण के, आवेशों के
परिमाण के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि दोनों आवेशों का परिमाण का हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो मैग्नीट्यूड हम केवल लेंगे, ठीक है ना। परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब अगर दोस्तों यहाँ से हम क्या करें, अगर इनके बीच लगने वाले बल की बात करें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब ये क्या है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं, इक्वल साइन लाते हैं, तो एक वहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है, या हम कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाता है। तो यहाँ से जब हम f बराबर लेंगे तो एक यहाँ पर कांस्टेंट k आएगा, Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। k क्या है दोस्तों, नियतांक है। k क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, नियतांक, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम बात करें कि इस k का मान क्या होता है, तो दोस्तों इस k का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और या इसी का मान हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसका मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ से फार्मूला इनका लिखना चाहें, तो हम इस मान को क्या कर सकते हैं, इस के की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दो आवेश हैं, अगर वो बिंदुवत आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का दोस्तों मान कितना होगा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। और वो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये कूलाम का नियम हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है वो है क्या, ठीक है ना। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, तो अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट की बात करें, तो हम लिख सकते हैं निर्वात, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसी को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है दोस्तों, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि जैसे मान लेते हैं, ये तो आवेशों पर लगने वाले क्या हो गया दोस्तों, बल का परिमाण हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कह दें कि अगर यही आवेश कहाँ पर रखे हो, एयर में रखे हो, यदि आवेश कहाँ पर रखे हो, वायु में रखे हो या निर्वात में, तो यहाँ लिख सकते हैं यदि आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात हो तब। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यदि, यदि आवेशों के बीच माध्यम, माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तब, तब लगने वाला बल, तब लगने वाला बल। तो देखिए दोस्तों, जब माध्यम वायु या निर्वात होता है तब यही आपका बल लगता है कितना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों R, और इनके बीच का जो मीडियम है वो आपका या तो एयर है या तो क्या है, वैक्यूम है, ठीक है ना। या तो एयर है या तो वैक्यूम है या तो वायु है या तो निर्वात है, तब इनके बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम बात करें, इसी को हम लिख सकते हैं एफ एयर, एफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बना। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ नॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ नॉट लिखते हैं। तो अगर यही आवेश निर्वात या वायु में रखा हो, तब क्या होगा, इनके बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा, इतना होगा।
अच्छा, अब अगर यहाँ दोस्तों बात कर लें कि एफ क्या है? एफ जो आपका है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो एफ क्या है, यफ आपका है बच्चा वैद्युत बल है, वैद्युत बल है, या इसी को हम लोग कहते हैं कोलंबियन फोर्स, कोलंबियन फोर्स, ठीक है? या तो हम लोग इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ से इतना हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब यहीं पे कह दें कि यदि आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा हो, ठीक है ना? किसी अन्य माध्यम में रखा हो या किसी मीडियम में रखा हो, वायु या निर्वात को छोड़ के। माध्यम का यहाँ दोस्तों मतलब क्या है कि जैसे माध्यम आपका वायु हो गया, सॉरी जहाँ जैसे यहाँ पे माध्यम जल हो गया, काँच हो गया, तारपीन का तेल हो गया, ठीक है ना? इन सब माध्यमों में अगर हम क्या कर देते हैं आवेशों को रख देते हैं, तब उन पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, हम लोग इस चीज को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कहते हैं यदि आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा हो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आवेश यदि आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा हो, किसी अन्य माध्यम में रखा हो, अन्य माध्यम में रखा हो, अगर आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा हो तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, ये किसी मीडियम में रखे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मीडियम, कोई न कोई माध्यम उपस्थित है, तब इन पर जो लगने वाला बल का मान होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि इन पर जो लगने वाला बल का मान होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज की बात आ जाती है कि जहाँ पे हम लोग के लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जहाँ पर हम लोग यहाँ पर के लिखते हैं, के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब हम किसी माध्यम में रखते हैं तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट ना आके क्या हो जाता है? एप्सिलॉन आ जाता है। क्या आ जाता है? एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है? ये है माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लिखेंगे F बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? F बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आपका फोर्स आया वो मीडियम में लगने वाला फोर्स है। तो जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो आपका ये होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया? माध्यम की वैद्युतशीलता। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर अगर हम क्या करें, इनको, इसे हम समीकरण 1 मान लें, इसे क्या करें? समीकरण 2 मान लें। तो अगर हम यहाँ पर कहें, क्या लिखें? एफ एयर अपान, एफ एयर अपान क्या लिखें? एफ मीडियम। मतलब क्या करें कि समीकरण 1 में हम क्या कर दें? 2 से भाग दे दें। तो यहाँ देखिए, अगर देखा जाए तो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। और यहाँ पर देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन रहेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको देखें, इसको हम कंप्लीट काट देंगे, ठीक है ना? इसको क्या करेंगे? हम कंप्लीट काट देंगे। तो यहाँ से आपका जो आ गया एफ एयर अपान एफ मीडियम, एफ एयर अपान एफ मीडियम। तो यहाँ से देखिए ये आपका बचा है, तो ये आपका सबसे ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच गया आपका? अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ एयर अपान एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या बन जाता है? फार्मूला दोस्तों बन जाता है। अब यहीं पर हम एक बात क्या करें, अगर हम यहीं पर एक बात और करें कि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है, ये आपका, इनका जो रेशियो होता है, एक यहाँ पे कांस्टेंट के आता है और उस कांस्टेंट का मान होता है
उस कांस्टेंट का मान होता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहते हैं उसे? माध्यम का परावैद्युतांक। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें, क्या लिख सकते हैं? एफ एयर अपान एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होता है? के होता है। कौन सा के? ये वाला के नहीं, जो आप अभी ये वाला जो के होता है, ये वाला के नहीं होता, ये अलग के होता है। और इस के को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये दोस्तों क्या हो गया? के का मान हो गया माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये आपका वैल्यू हो गया के का मान, तो जरा देखिएगा एक चीज और। यहाँ पर ये क्या है? निर्वात की माध्यम की वैद्युशीलता, और ये क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता या वायु की वैद्युशीलता। अगर आपने घनत्व के बारे में पढ़ा है, अगर आपेक्षिक घनत्व के बारे में पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, वो क्या होता है? माध्यम का घनत्व। ठीक है। क्या होगा? माध्यम का घनत्व बटे बटे आपने देखा था कि कहते हैं स्टैंडर्ड सबस्टेंस का घनत्व, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सबस्टेंस की कहते हैं। हम इसको कह सकते हैं, स्टैंडर्ड को बोलेंगे स्टैंडर्ड माध्यम का घनत्व, स्टैंडर्ड माध्यम का घनत्व। ठीक है ना? ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा? हम लिख सकेंगे माध्यम का घनत्व बटे स्टैंडर्ड सबस्टेंस, जो हम लोग लेते हैं, स्टैंडर्ड जो सबस्टेंस लेते हैं, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड माध्यम, जो मानक माध्यम, स्टैंडर्ड को हिंदी में मानक कहेंगे, जो मानक माध्यम का हम लोग क्या लेंगे? घनत्व। तो जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी 11th में पढ़े हैं, जब डेंसिटी पढ़े हैं, तो वहां पे हम लोग लेते थे क्या? डेंसिटी ऑफ मीडियम अपान डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सबस्टेंस हम लोग लेते थे, स्टैंडर्ड सबस्टेंस। और स्टैंडर्ड सबस्टेंस के रूप में हम लोग क्या लेते थे? जल लेते थे। ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ये क्या होगा? एप्सिलॉन आर। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये माध्यम का वैद्युशीलता अपान निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, तो ये आपका कहलाएगा, ये आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर ई एप्सिलॉन आर देखा जाए, तो ये क्या है? आपेक्षिक वैद्युशीलता। आपेक्षिक वैद्युशीलता। आपेक्षिक वैद्युशीलता। ठीक है ना दोस्तों? ये क्या है? आपेक्षिक वैद्युशीलता। ठीक है। रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना? आपेक्षिक वैद्युशीलता। तो ओवरऑल अगर यहाँ से देखा जाए, तो यही आपका किसके बराबर होता है? के बराबर। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको उठा लें, इस वाले पार्ट को उठा लें, किसको? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट को लिख लें, इनटू के लिख लें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर इसका गुणा करें, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। ये होगा कि नहीं? अब आपने एक चीज क्या पढ़ा दोस्तों? आपने पढ़ा मीडियम में लगने वाला फोर्स। यहाँ पे फोर्स देखिए, यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की जगह पे हम एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हैं। तो मीडियम का जो फोर्स बन गया, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों? माध्यम में लगने वाला बल हो गया। ये भी आपका एक फार्मूला क्या हो गया? जनरेट हो गया। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर देखें, तो जो के है वो क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। ठीक है ना? माध्यम का परावैद्युतांक। तो आप जानते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? अलग अलग माध्यमों के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। मीडियम अगर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माध्यम का परावैद्युतांक चेंज हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। माध्यम का
परावैद्युतांक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, तो यहाँ पे माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। जो के का मान होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। अगर हम के का मान यहाँ पर देखें तो डिफरेंट मीडियम के लिए जो दोस्तों के का मान होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये तो हमने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे कुछ माध्यमों का लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया माध्यम, ले लिया माध्यम, हमने ले लिया माध्यम, और यहाँ पर के का हमने मान ले लिया, के का मान, ठीक है, वैल्यू ऑफ के। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए दोस्तों जो के का मान होता है, निर्वात का जो के का मान होता है वो दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। अगर हम वायु की बात करें, किसकी बात करें, वायु की, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.00054 के लगभग में ये होगा वायु के लिए। अगर हम कागज का लें, किसका लें दोस्तों, कागज, कागज का अगर लें तो कागज का लगभग 3 दशमलव कितना होता है, 5 होता है। पानी का लें तो पानी का, या जल का लें, पानी या जल का लें तो इसका कितना होता है, 80 होता है। पायरेक्स कांच लें, पायरेक्स कांच लें तो पायरेक्स कांच का दोस्तों कितना होता है, 4.5 होता है। पायरेक्स कांच का 4.5 होता है। और जो धातु होता है, अब धातु में कोई भी धातु हो, धातु के लिए क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक चीज आपने देखा निर्वात के लिए कितना है, 1 है, निर्वात के लिए कितना है, 1 है। तो अगर हम यहाँ पर कोई मीडियम लेते हैं, किसी माध्यम का परावर्तांक बात करें तो दोस्तों क्या हमेशा 1 से अधिक होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए के का मान, के का मान सदैव 1 से अधिक होता है, सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो के का मान है वो हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक होगा। माध्यम के लिए जो के का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। तो 1 से हमेशा अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। तो दोस्तों ये इतनी सी बात किसके बारे में था, माध्यम के परावैद्युतांक के बारे में था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की जो हम लोगों ने बात किया अभी, एप्सिलॉन नॉट की हम लोगों ने जो बात किया वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर दोस्तों यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज कर लेंगे, ठीक है। और इसका अगर दोस्तों विमीय सूत्र की बात किया जाए, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, का विमीय सूत्र की बात किया जाए, विमीय सूत्र की अगर दोस्तों बात किया जाए तो हम क्या लिखेंगे, m पे -1, l पे -3, t पे 4 और a पे 2। ये आपका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र निकालना आपको आता है। आप इस फार्मूले में, इस यूनिट में क्या करेंगे, रख सकते हैं। आपको ये किसका मात्रा है, कूलाम का, ये बल का है और ये दूरी का है। तो आप यहाँ पर रख के आप निकाल सकते हैं। आपने 11th में इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो इसलिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये किसका मान हो गया, एप्सिलॉन नॉट का। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, हम लोगों ने एक चीज़ क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा एफ एयर अपान एफ मीडियम इक्वल टू, हम लोगों ने देखा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या देखा, के देखा। ये हम लोगों ने अब तक देखा। अगर यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों को क्या करें, एक साथ लें, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एफ एयर अपान क्या हो जाएगा, एफ मीडियम इक्वल टू कितना, के, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका बटा हम लोग क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अगर इसका बटा 1 मानते हैं तो हम क्या कर दें, इसको पलट दें, तो एफ मीडियम अपान क्या हो जाएगा, एफ एयर इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, के।
एफ एयर को यहाँ भेज दें तो एफ मीडियम बराबर क्या होगा, एफ एयर अपान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपका एक फार्मूला तैयार हो गया और इस फार्मूले की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और कई जगह पे हम लोगों को ज़रूरत देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो आवेश कहाँ पे रखे हैं, निर्वात या वायु में रखे हैं, तो उन पे जो बल लगेगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? अगर उसी आवेश को कहाँ रख दें, मीडियम में रख दें, तो मीडियम में लगने वाले बल से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि एफ एयर ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मीडियम। इसका मतलब क्या है कि अगर दो आवेश समान दूरी पर हम वायु में रख दें और उन्हीं दो आवेशों को समान दूरी पर हम किस में रख दें, किसी मीडियम में रख दें, तो वायु में जब रखा रहेगा तो उस पर बल हमेशा ज़्यादा लगेगा और मीडियम में क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है ना? तो हम यह कह सकते हैं वायु में अगर आवेश रखा है तो उन आवेशों को अगर मीडियम में रख दें तो वायु में जितना बल लगेगा उसका क्या हो जाएगा, 1/k टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से भी दोस्तों आपका सवाल बनेगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर देखें, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर बात करते हैं कि मान लीजिए दो आवेश है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर कह दें कि दो आवेश है, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है और ये Q1 आवेश है और ये कितना है, Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है और ये रखे कहाँ है, एयर में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, एयर में। ये दोनों आवेश कहाँ है, एयर में। तो इस पर लगने वाला जो बल है वो कितना है, वो F है। तो इस पर जो लगने वाला बल है वो दोस्तों कितना है, F बल है। अब अगर हम चाहते हैं कि यही दोनों आवेश कहाँ रख दिए जाए, मीडियम में रख दिया जाए। ये Q2 कहाँ रख दिया गया, मीडियम में रख दिया गया और हम चाहते हैं कि इन पर लगने वाला बल आपका वही रहे, बल चेंज ना हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो आवेश को वायु से किसी में रखते हैं, मीडियम में रखते हैं, तो देखिए बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, माध्यम में लगने वाला बल कम हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि माध्यम में लगने वाला जो बल है वो दोस्तों वो कम ना हो। अगर माध्यम में लगने वाला बल कम ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बल आपका वही रहे, सेम फोर्स लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं जो बल होता है वो डिपेंड करता है या तो आवेशों के गुणनफल पे या तो उनके बीच के दूरी पर। अब दूरी अगर ज़्यादा रहेगा तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि आपने देखा है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर आर का मान ज़्यादा रहेगा तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कहते हैं इनका बीच का क्या कहते हैं, इन आवेशों को कितनी दूरी पर रखें कि इन पर जो लगने वाला बल है वो उतना ही लगे जो कि यहाँ लग रहा है वाई में। इसका मतलब कि इन पर लगने वाला फोर्स चेंज ना हो। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कितनी दूरी पे इसे रख देते हैं, आर डैश दूरी पर रख देते हैं। अगर दोस्तों हम आर डैश दूरी पर क्या करते हैं, इसको रख देते हैं, तब देखते हैं कि इस पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ एफ एयर लग रहा है और यहाँ क्या है, मीडियम रखा हुआ, क्या है रखा हुआ, मीडियम, तो एफ मीडियम आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्रश्न के आधार पर चलें तो क्या प्रश्न कहता है कि माध्यम में लगने वाला बल और मीडियम में लगने वाला बल क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें क्या करना है, आर डैश का मान हमें क्या करना है, खोजना है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर लें तो इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या है, माध्यम का परावर्तांक, Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1/4 पाई से देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आर स्क्वायर 1/r² इंटू क्या हो जाएगा, 1/k इंटू आर डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, इतना। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है, तो हमें क्या चाहिए, हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका इधर गुणा कर दें और r1² को इधर ला दें, आर डैश स्क्वायर को कहाँ ला दें, यहाँ ला दें, तो हो जाएगा आर डैश स्क्वायर बराबर
आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखा जाए तो आर डैश बराबर लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान के, और यही आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई रूट के। इसका मतलब कि अगर हम क्या कर दें, दूरी पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वर्गमूल निकाल के भाग कर दें एयर वाले दूरी में, तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी का पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पर आर का वैल्यू लेते हैं, आर क्या है, जो निर्वात में रखे गए आवेश हैं उनके बीच की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर डैश रूट कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये आप दोनों चीज याद रखिएगा, ये आपके कई जगह काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गया होगा।